हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। दिस इज विशाल शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग सेशन में। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं, और मैं भी बहुत अच्छा हूं और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज द मिलिंग। जो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका क्या होगा? मिलिंग होगा। ठीक है, तो मिलिंग के बारे में आपको पता होगा कि मिलिंग एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक बहुत वर्सेटाइल होती है। मिलिंग पर हम नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं जो कि हम किसी दूसरे मशीन टूल की हेल्प से हम नहीं कर सकते। तो मिलिंग पर हम क्या नंबर ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं? मिलिंग पर हम क्या कर सकते हैं? मिलिंग पर हम गियर्स को कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गियर्स को कट कर सकते हैं। सर हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए आप मिलिंग मशीन को यूज में ले सकते हो। सर हम कीवेज एंड स्लॉट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। हम थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ कीवे और स्लॉट्स प्रोड्यूस भी कर सकते हैं जो कि आपकी शेपिंग या फिर प्लानिंग मशीन प्रोड्यूस कर रही थी। सर यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है? जिसमें आपका वर्कपीस को रोटेटरी मोशन प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि आप क्या करते हो? लैथ मशीन पर प्रोवाइड करते हो। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम यहाँ से गियर कट भी कर सकते हैं और ऑपरेशन क्या कर सकते हैं? सर हम यहाँ पर वी कैन रिमूव द लेयर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वर्कपीस। तो वर्कपीस की सरफेस से हम क्या कर सकते हैं? मटेरियल की लेयर को भी रिमूव कर सकते हैं। सर इतने सारे ऑपरेशन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द मिलिंग मशीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीनरी फ्रॉम द ऑल मशीन टूल। ठीक है, फ्रॉम द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मिलिंग मशीन के जो एप्लीकेशन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑल मशीनरी सबसे ज्यादा होते हैं। मिलिंग मशीन का यूज आप गियर कट करने के लिए भी कर सकते हो, इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो, कीवेज के लिए भी कर सकते हो, और किसी वर्कपीस की सरफेस से अगर आपको मटेरियल की लेयर को रिमूव करना है तो उसके लिए भी आप मिलिंग मशीन का यूज कर सकते हो। ओके सर, तो मिलिंग मशीन में जो हम टूल यूज में लेते हैं उसे हम कहते हैं मिलिंग कटर। उसे हम क्या कहते हैं? मिलिंग कटर करते हैं। और मिलिंग कटर को जहां पर हम मिलिंग मशीन में होल्ड करते हैं उसे हम कहते हैं आर्बर। उसे हम क्या कहते हैं? आर्बर कहते हैं। जो आपकी मिलिंग मशीन होती है, इसका जो स्पेसिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, इट इज बेसिस ऑन द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल। अगर आपका जो मिलिंग कटर है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग रोटेट कर रहा है, मतलब जो आपका मिलिंग कटर है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल मिलिंग मशीन। अगर आपका जो मिलिंग कटर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग रोटेट करेगा तो उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मिलिंग मशीन का जो क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, वो किसके रोटेशन की डायरेक्शन को हम लेते हैं? इट विल बी द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्पिंडल। इट विल बी एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द स्पिंडल। नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक्स which will be covered in your milling chapter. The topics will be, first of all, we will study the टाइप्स ऑफ कटर्स यूज्ड इन योर मिलिंग मशीन। तो जो टाइप्स ऑफ कटर यूज में होते हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइप का जो मिलिंग कटर होता है उसे हम कहते हैं एंड मिल कटर। उसे हम क्या कहते हैं? एंड मिल कटर। एंड मिल कटर को हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड टाइप का जो मिलिंग कटर होता है उसे हम कहते हैं पेरीफेरिकल मिल कटर। पेरीफेरिकल मिल कटर, इट इज अ पेरीफेरिकल मिल कटर। थर्ड टाइप का जो मिलिंग कटर होता है उसे हम कहते हैं फॉर्म मिल कटर। उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म मिल कटर। तो फॉर्म आपने नाम कहीं सुना है, याद कीजिए, फॉर्मिंग टूल्स। फोर्थ टाइप का जो मिल कटर होता है उसे हम कहते हैं साइड मिल कटर। क्या कहते हैं? साइड मिल कटर। ठीक है। फिफ्थ टाइप का जो मिलिंग कटर होता है उसे हम कहते हैं, देखेंगे यहां पर, स्ट्रेडल मिल कटर। क्या होता है? स्ट्रेडल मिल कटर। सिक्स टाइप का जो मिल कटर होता है उसे हम कहते हैं आपका गैंग मिल कटर। क्या कहते हैं हम उसे? गैंग मिल कटर। तो ये सभी के सभी हम मिलिंग कटर पढ़ने वाले हैं। इन मिलिंग कटर से कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन होता है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। जो हम मैथमेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ एंड मिल कटर और पेरिफेरिकल मिल कटर का ही करेंगे। जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ एंड मिल कटर और पेरिफेरिकल मिल कटर के मशीनिंग ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। बाकी इनसे आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म मिलिंग कटर से किस टाइप का मशीनिंग ऑपरेशन होता है और किस टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। साइड मिल कटर से कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन एंड द प्रोडक्ट,
फोम मिल कटर, साइड मिल कटर, स्ट्रेडल मिल कटर और गैंग मिल कटर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, आपके एंड मिल कटर से और पेरिफेरिकल मिल कटर से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बस तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके, और अब हम पढ़ने वाले हैं एंड मिल कटर। आप अपनी नोटबुक खोल लीजिए और हम उसमें पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं एंड मिल कटर, और साथ ही साथ आप अपनी फॉर्मूला शीट भी लेकर बैठिए। एंड मिल कटर, एंड मिल कटर। तो जो आपका जो एंड मिल कटर होता है, इसमें क्या होता है, एंड मिल कटर की जो एक्सिस होगी वो होगी आपकी वर्टिकल। वो क्या होगी, वर्टिकल। कहने का मतलब यह है कि जो एंड मिल कटर को जहां हम होल्ड करेंगे वो जो स्पिंडल होगी वो होगी आपकी वर्टिकल स्पिंडल। कैसी होगी, वर्टिकल स्पिंडल होगी। और अगर आपकी मिलिंग मशीन की स्पिंडल वर्टिकल है तो हम कह सकते हैं कि वो मिलिंग मशीन कैसी है, दैट इज ए वर्टिकल मिलिंग मशीन। वो मिलिंग मशीन कैसी है, वो वर्टिकल मिलिंग मशीन है। तो मतलब आपका जो एंड मिल कटर होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा, और उसकी जो एक्सिस होगी दैट विल बी द वर्टिकल एक्सिस। और एंड मिल कटर से हम जो मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, एंड मिल कटर से जो हम मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे उसे हम कहेंगे फेस मिलिंग। उसे हम क्या कहेंगे, फेस मिलिंग। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कि आप समझो कि ये सर बहुत इजी है, इसे हमें याद रखना है या नहीं। इसे आपको याद रखना है कि फेस मिलिंग जो की जाती है वो किस टाइप के मिलिंग कटर से की जाती है। फेस मिलिंग की जाती है आपके एंड मिल कटर से। समटाइम्स इन न्यूमेरिकल आपके सीधा लिखा होगा कि फेस मिलिंग ऑपरेशन। क्या लिखा होगा, फेस मिलिंग ऑपरेशन लिखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फेस मिलिंग ऑपरेशन में किसका यूज हो रहा है, एंड मिल कटर का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है, एंड मिल कटर का। तो एंड मिल कटर दिखाई कैसे देता है वो अपने बात करते हैं। आपका जो एंड मिल कटर होगा उसकी जो एक्सिस होगी, ध्यान देंगे, उसकी जो एक्सिस होगी उसकी एक्सिस कैसी होगी सर, वर्टिकल एक्सिस होगी। बिल्कुल, उसकी एक्सिस कैसे होने वाली है, वर्टिकल एक्सिस होने वाली है। सो दिस इज योर एंड मिल कटर। और अब मैं जो ये बना रहा हूं, दीज आर द ग्रूव्स, दीज आर द ग्रूव्स। और इन ग्रूव्स को हम कहते हैं फ्लूट्स। इन ग्रूव्स को हम क्या कहते हैं, फ्लूट्स कहते हैं। तो अलोंग द फ्लूट्स व्हाट विल हैपन, चिप विल बी फ्लो। अलोंग द फ्लूट्स क्या होगा, चिप विल बी फ्लो होगी। और इससे हम फेस मिलिंग किस तरीके से कर रहे हैं तो वो देखेंगे। सपोज दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस, और आपने इसको कुछ ना कुछ डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। और ये आप इस तरीके से इसको देख रहे हो। इसमें जो मेटेरियल की लेयर रिमूव होगी तो वो देखो इस तरीके से होगी। दिस इज द लेयर ऑफ द मेटेरियल विच विल बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ द एंड मिल कटर। ये जो ऊपर वाली जो टॉप सरफेस की लेयर होगी ना, ये रिमूव होगी। जो टॉप सरफेस की जो लेयर है ये क्या होगी, रिमूव होगी। आपका जो टूल होगा वो किस तरीके से मूव करेगा देखेंगे। अपने एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज योर डस्टर एंड दिस इज योर एंड मिल कटर। तो ये क्या होगा, ऐसे रोटेट करता हुआ, यहाँ से इसकी टॉप सरफेस से रोटेट करता हुआ मटेरियल को रिमूव करेगा। यहाँ पर इसका डायमीटर छोटा है, लेकिन जो एंड मिल कटर होगा उसका डायमीटर जनरली आपके वर्कपीस की जो विड्थ होती है उससे ज्यादा रखा जाता है, और वो सिंगल पास में मटेरियल को रिमूव करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, सिंगल पास में मटेरियल रिमूव करेगा। अगर उसका डायमीटर छोटा है, सपोज द डायमीटर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ दिस स्केट, तो क्या होगा, जब वो मटेरियल रिमूव करेगा तो यहाँ पर एक स्लॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, स्लॉट प्रोड्यूस हो जाएगा। और दैट विल बी द स्पेशल केस ऑफ द एंड मिल कटर। लेकिन अभी जो हम यहाँ पर एज्यूम करने वाले हैं कि ये जो आपका डायमीटर है एंड मिल कटर का, इट विल बी मोर देन द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। इट विल बी मोर देन द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। सो नाउ लेट्स कम टू द मशीनिंग ऑपरेशन विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द एंड मिल कटर। और जो हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं एंड मिल कटर की हेल्प से, वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं सर फेस मिलिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फेस मिलिंग कहते हैं। और फेस मिलिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। जो फेस मिलिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। फेस मिलिंग आर ऑफ 2 टाइप्स। फेस मिलिंग कितने टाइप की होती है सर, 2 टाइप्स की होती है। जो फर्स्ट फेस मिलिंग होती है उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फेस मिलिंग, वेरी गुड। अब आप मुझे सेकंड फेस मिलिंग का नाम गैस करके बताइए। सेकंड फेस मिलिंग का आपको नाम गैस करके बताना है। दैट विल बी असिमेट्रिकल। दैट विल बी असिमेट्रिकल फेस मिलिंग। वेरी गुड सर। आपको ये नाम याद रखने,
फेस मिलिंग दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। सिमेट्रिकल फेस मिलिंग में क्या होता है देखेंगे। सपोज दिस इज योर टॉप व्यू ऑफ द वर्क पीस। क्या है ये? आपका वर्क पीस का टॉप व्यू है और आपके वर्क पीस की एक्सिस है ये, आपके वर्क पीस की एक्सिस है ये। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ योर मिलिंग कटर ऑल्सो। अगर यही एक्सिस आपके मिलिंग कटर की है तो इस कंडीशन में जो फेस मिलिंग ऑपरेशन होगा दैट विल बी द सिमेट्रिकल फेस मिलिंग, दैट विल बी द सिमेट्रिकल फेस मिलिंग। अब आप मुझे खुद गैस करके बता सकते हैं असिमेट्रिकल फेस मिलिंग में क्या होगा। ऐसा ही इजी है, बिल्कुल इजी है यार, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। एसिमेट्रिकल में क्या होगा सर? दोनों की एक्सिस कोइंसाइड नहीं करेगी। दोनों की एक्सिस क्या नहीं होगी? कोइंसाइड नहीं होगी। दोनों की एक्सिस पैरेलल होगी। कैसे होगी? पैरेलल होगी। सर कैसे दिखेगी? चलो देखते हैं। सपोज दिस इज योर एंड मिल कटर और एंड मिल कटर की ये एक्सिस है, ठीक है। एंड मिल कटर की क्या है? ये एक्सिस है। और अगर आपका जो वर्क पीस है, सपोज दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस। अब जो वर्क पीस की एक्सिस है वो यहां होगी। वर्क पीस की एक्सिस होगी वो कहां होगी? नीचे होगी ना। इट विल बी नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द एंड मिल कटर। सर इजी तो है, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? और दिक्कत वाली बात आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे कंपल्सरी अप्रोच। सो दिस विल बी इक्वल्स टू W/2, दिस विल बी इक्वल्स टू W/2 where W/2 is the width, this is equals to W/2 here also, this is also equals to W/2। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कंडीशन में दोनों की एक्सिस के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? गैप होगा। इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? गैप होगा। और उस गैप को किससे डिनोट कर रहा हूं मैं? y से डिनोट कर रहा हूं। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द एंड मिल कटर एंड द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस इज y, इट इज द y। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तो हमें समझ आ चुका है कि इस ऑपरेशन में क्या होता है और इस ऑपरेशन में क्या होता है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कंपल्सरी अप्रोच, दैट इज द कंपल्सरी अप्रोच। सो नाउ वी हैव टू डिफाइन द कंपल्सरी अप्रोच फॉर द मिलिंग ऑपरेशन। और जो हम मिलिंग ऑपरेशन अभी करने वाले हैं और वो मिलिंग ऑपरेशन क्या है? वो आपका मिलिंग ऑपरेशन है सिमेट्रिकल फेस मिलिंग। कहेंगे मेरे साथ कि अब जो मैं कंपल्सरी अप्रोच की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं दैट इज फॉर द सिमेट्रिकल फेस मिलिंग। तो हम कंपल्सरी अप्रोच की वैल्यू किसके लिए निकाल रहे हैं? सिमेट्रिकल फेस मिलिंग के लिए। सिमेट्रिकल फेस मिलिंग मैंने आपको बता दिया है क्या होती है, ठीक है। देखिए कंपल्सरी अप्रोच का मैंने आपको बताया है कि कंपल्सरी अप्रोच हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एक्चुअल मटेरियल रिमूवल होना स्टार्ट हो। क्या हो? एक्चुअल मटेरियल रिमूवल होना स्टार्ट हो। तो अब हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि आपका जब फेस मिलिंग होगा तो उसमें एक्चुअल मटेरियल रिमूवल होना कब स्टार्ट होता है। तो दिस इज योर एक्सिस ऑफ द, बोलेंगे, बोलिए, एंड मिल कटर। दिस इज द एक्सिस ऑफ योर एंड मिल कटर एंड सपोज दिस इज द वर्क पीस, दिस इज द वर्क पीस, ठीक है। दिस इज योर वर्क पीस। दिस हाइट इज इक्वल्स टू W/2, दिस हाइट इज इक्वल्स टू W/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो हमने जो फेसिंग का जो ऑपरेशन लिया है, जो फेस मिलिंग का जो हम ऑपरेशन ले रहे हैं वो कैसा है? सिमेट्रिकल है। कैसा है सर? सिमेट्रिकल है। अब आप एक बात मुझे बताइए कि जब आपका टूल ये रोटेट होता हुआ आगे बढ़ेगा, तो जब ये आपका टूल रोटेट होता हुआ आगे बढ़ेगा तो इस टूल को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी कि ये जो विड्थ है इसके आपके वर्क पीस की ये कटर के नीचे आ जाए। किसके नीचे आ जाए? कटर के नीचे आ जाए। तो मतलब आपको टूल को आना पड़ेगा यहां तक। कहां तक आना पड़ेगा? यहां तक आना पड़ेगा। तो जब आपका टूल यहां तक आएगा तो इस कंडीशन में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? दैट विल बी द कंपल्सरी अप्रोच, दैट विल बी द सर कंपल्सरी अप्रोच। कंपल्सरी अप्रोच क्या होता है कि टूल को यहां से लेके यहां तक आना पड़ेगा या फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आना पड़ेगा। तो जब आपका टूल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो जो वर्कपीस की जो विड्थ होगी वो कटर के नीचे आ जाएगी। वर्कपीस की जो विड्थ होगी वो किसके नीचे आ जाएगी? कटर के नीचे आ जाएगी। सपोज आई एम लेटिंग द इनिशियल पॉइंट इज O1। उस इनिशियल पॉइंट O1 पर जो आपका टूल का जो पेरीफेरी टच हो रहा था वो था ए। वो क्या था? ए था। जब आपका टूल
O2 पर आया तो उस कंडीशन में यह यहां आ गया, B पर आ गया, तो मतलब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये वाली डिस्टेंस कवर की, द डार्क वन। कितनी डिस्टेंस कवर की सर, ये डार्क वाली कवर की, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्राइंगल बना रहा हूं और दैट ट्राइंगल इज O2A से लेके इसकी विड्थ तक, और इसकी विड्थ को मैं नाम दे रहा हूं C, और अब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं। दैट इज फॉर द कैलकुलेशन पर्पज ऑफ AB। मुझे AB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं O2AC, O2A और C। अब मुझे एक बात बताइए, जो O2C होगा, जो O2C होगा वो क्या होगा, यहां से यहां तक, that will be the radius of your cutter, that will be the radius of your cutter। ध्यान से देखो इसको, ये जो डिस्टेंस होगी O2C, that will be the radius of cutter, that will be radius of cutter। तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं, that is O2C equals to D by 2, O2C equals to D by 2। अगर मैं बात करता हूं O1A की, तो O1A भी क्या होगा, रेडियस, O2B भी क्या होगा, रेडियस, O2B भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो मैं बात करता हूं O1A इक्वल्स टू O2B इक्वल्स टू D by 2, इक्वल्स टू D by 2। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द AB। आप चाहे O1 O2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, चाहे AB की वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और कैलकुलेशन करना किसकी आसान है सर, AB की वैल्यू कैलकुलेशन करना आसान है। AB की वैल्यू क्या आएगी, AB की वैल्यू आएगी O2B माइनस O2A। AB की वैल्यू क्या आएगी, O2B माइनस O2A, माइनस O2A। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर AB। और ये जो आपका AB है, यही क्या है, आपका कंपलसरी अप्रोच, यही क्या है, आपका कंपलसरी अप्रोच है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल O2AC की, ट्राइंगल O2AC, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल O2AC। ये जो आपका ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे आप बताइए, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप मुझे बताइए कि जो आपका O2A वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा। सर जो आपका O2A वैल्यू होगा वो बराबर होगा अंडर रूट ऑफ किसके, O2C स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका, हमें ये वैल्यू निकालनी है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। दिस विल बी, बोलिए मेरे साथ, AC स्क्वायर। हाँ सर ऐसा ही होगा कि ये आपका ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप O2A की वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ O2C स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो यही लिखा है मैंने। अगर मैं बात करता हूं O2C की, तो O2C किसके बराबर है, D by 2 के बराबर है। तो O2A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D by 2 होल स्क्वायर माइनस AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, W by 2 के बराबर है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू W by 2 स्क्वायर। अगर मैं O2A की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो मुझे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सर, O2B की वैल्यू चाहिए, और O2B किसके बराबर है सर, D by 2 के बराबर है। तो O2B किसके बराबर हो जाएगा, D by 2 के बराबर हो जाएगा। आप वहां पे वैल्यू पुट कीजिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपकी AB की वैल्यू आएगी, जिसे मैं कह सकता हूं कंपलसरी अप्रोच फॉर सिमेट्रिकल, दैट विल बी इक्वल्स टू O2B। O2B क्या है आपका, D by 2 माइनस अंडर रूट ऑफ O2A क्या है, O2A आपका D by 2 होल स्क्वायर माइनस W by 2 होल स्क्वायर। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके देखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1 by 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 by 2 इन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या होगा बताएंगे मुझे, D माइनस अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर माइनस W स्क्वायर, D स्क्वायर माइनस W स्क्वायर। तो यहां क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। सो आपको ये वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ ये वैल्यू याद रखनी है,
आपको वहां पर ये वैल्यू डिराइव नहीं करनी है पेपर में आपको ये वाली वैल्यू डिराइव नहीं करनी है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको वो फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपल्सरी अप्रोच फॉर द सिमेट्रिकल फेस मिलिंग? It will be equals to 1/2 bracket start d minus under root of d square minus w square, d square minus w square। आप सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रख लो। असिमेट्रिकल के लिए मैं भी आपको बता दूंगा कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। असिमेट्रिकल के लिए भी मैं बता दूंगा आपको क्या चेंजेस होने वाले हैं। एक बार इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो। हम जो वैल्यू फाइंड आउट करने वाले थे वो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले थे। जो ए बी होता है इट इज द कंपल्सरी अप्रोच। और कंपल्सरी अप्रोच क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मिलिंग कटर इन ऑर्डर टू दैट द विड्थ ऑफ द वर्कपीस विल कम अंडर द कटर। तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी थी। आपका टूल पहले यहां था O2A पर, अब इसने डिस्टेंस कवर किया इतना। आपका टूल ऐसे यहां से खिसक के आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। टूल यहां था और अब खिसक के यहां आ गया। तो जितनी इसने डिस्टेंस कवर की है उस डिस्टेंस को हम कह रहे हैं कंपल्सरी अप्रोच। और इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? O2B माइनस O2A। O2B है वो है डायमीटर, वो क्या है? ट्वाइस हाफ ऑफ द डायमीटर। तो डायमीटर का आधा इट इज द रेडियस। जो O2A है इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके ट्राइंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ट्राइंगल से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में O2A की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ O2C स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। O2C क्या है? O2C है आपका D/2 और AC क्या है आपका? W/2। तो जब मैं ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखूंगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैं यहां से 1/2 कॉमन लूंगा तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा x सिमेट्रिकल विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द d माइनस अंडर रूट ऑफ d स्क्वायर माइनस w स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंपल्सरी अप्रोच फॉर सिमेट्रिकल फेस मिलिंग। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला आप अब अपनी फॉर्मूला शीट में लिख दीजिए क्योंकि ये फॉर्मूला आपका यूज में आने वाला है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कंपल्सरी अप्रोच फॉर asymmetrical face milling. It is also very simple। इसमें बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज आने वाला है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? असिमेट्रिकल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? असिमेट्रिकल के लिए, ठीक है। किसके लिए? असिमेट्रिकल के लिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेरिवेशन हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिमेट्रिकल में क्या होता है। देखिए, असिमेट्रिकल में जो आपका मिलिंग कटर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसकी ये एक एक्सिस होगी, ठीक है। और जो वर्कपीस होगा वो नीचे होगा थोड़ा। सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, ठीक है। This is the axis of your cutter. So the distance or offset between these two axes is y. It is y, and this value will be equals to W/2, and this also equals to W/2। तो हमें अब डिराइव करना है कि इस टूल को कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका टूल कहाँ आएगा? यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां। तो जब आपका टूल यहां आएगा, देखो तो कैसे होगा? दिस विल बी द टूल, ठीक है। इसको मैं वापस बनाता हूं तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टूल। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर द asymmetrical फेस मिलिंग। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा? आपका जो मिलिंग कटर होगा उसे मैं सॉलिड लाइन के फॉर्म में बता रहा हूं आपको। जो आपका मिलिंग कटर होगा
वो आपका O1 पोजीशन पे होगा और उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ए, दैट विल बी इक्वल्स टू ए। जैसे ही आपका मिलिंग कटर का जो सेंटर है O2 पर आएगा, आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर B। लेकिन इस कंडीशन में मैं ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आपके दोनों कटिंग एज, जैसे ही आपकी ये जो दोनों कटिंग एज है जहाँ पर मशीनिंग होनी चाहिए, उन एजेस के नीचे आने के बाद ही कंपलसरी अप्रोच के कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो कॉर्नर है वो आपके मशीनिंग के नीचे आ चुका है तब हम कंपलसरी अप्रोच कैलकुलेट करेंगे। दोनों मशीनिंग के लिए नीचे आ जाने चाहिए, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मशीनिंग के लिए नीचे आना पड़ेगा। सो दिस डिस्टेंस, दिस ब्लू डिस्टेंस इज द कंपलसरी अप्रोच, दिस ब्लू डिस्टेंस इज द कंपलसरी अप्रोच। नाउ लेट्स कम टू द different dimension. This is equals to W by 2, this is also equals to W by 2, and the distance between these two axes is a Y. The distance between the two axes is Y. ध्यान रखना कि ये जो टूल होगा आपका ये थोड़ा ऑफसेट होगा। ऑफसेट होने की कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपका टूल होगा मिलिंग का, ये आपके वर्कपीस के इस पॉइंट पर टच नहीं होगा। ये आपका जो वर्कपीस के इस पॉइंट पर टच नहीं हो रहा, यहाँ पर टच नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर टच होगा। तो जब आपका टूल आगे की तरफ आएगा, तो जब ये आगे आएगा तो सबसे पहले ये वाला कॉर्नर आपके कटिंग टूल के नीचे आएगा, लेकिन ये वाला कॉर्नर नहीं आएगा। उसके बाद टूल थोड़ा और आगे आएगा, तब क्या होगा, ये वाला कॉर्नर पूरा नीचे आ जाएगा और ये वाला कॉर्नर क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंपलसरी अप्रोच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे पहले ही ये आ गया है तो हम कंपलसरी अप्रोच को कैलकुलेट करें। मैंने कहा है कि जो वर्कपीस की पूरी विड्थ अगर आपके कटर के नीचे आएगी तभी हमें क्या करना है, कंपलसरी अप्रोच को कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए बी, द वैल्यू ऑफ द ए बी इक्वल्स टू O2B माइनस O2A। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द O2B, O2B विल बी इक्वल्स टू D by 2 माइनस O2A। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ए बी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द O2A. To find out the value of the O2A, I am going to draw a triangle again. So this triangle will be O2A to this C, O2A to this C. So what will be the value of the O2A? It will be equals to under root of this length square minus this length square, under root of this length square minus this length square. So what will be this length? This will be O2C, and what will be this length? This will be equals to AC. And what will be the value of the AC? AC will be equals to W by 2 plus Y, W by 2 plus Y. So what will happen to the equation of the O2A? O2A can be written as a under root of this value O2C square minus AC square minus AC square, and the value of the O2C will be equals to D by 2. This is the diameter. And what will be the value of the AC? The value of the AC will be equals to W by 2 plus Y. The value of the AC will be equals to W by 2 plus Y. And now put this value in this equation, you will get the value of the X. Then the value of the X will be equals to, now put here also, it will be simplified. The value of the X will be equals to, X will be equals to D by 2 minus of under root O2C will be also equals to D by 2. So put the value here O2C as a D by 2 minus AC. AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर, AC की वैल्यू क्या है, W by 2 plus Y. यहाँ पर वैल्यू पुट करो AC की. So value of the AC will be equals to W by 2 plus Y. So it will be equals to W by 2 plus Y the whole square. Now we will take the 2 as a common. If we take 2 as a common, the value of the X will be equals to 1 by 2 in bracket D minus under root D square minus W plus 2Y, W plus 2Y. मैं 1 by 2 कॉमन लूंगा तो y के साथ 2 नहीं है तो क्या होगा, इसके साथ कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 1 by 2 कॉमन ले रहा हूँ। पिछली कंडीशन में क्या हो रहा था, जो y की वैल्यू क्या थी वो 0 थी, y की वैल्यू क्या थी वो 0 थी।
तो अगर मैं बात करता हूं कि इस फॉर्मूले और उस फॉर्मूले सिर्फ क्या डिफरेंस है, द डिफरेंस इज द y। अगर आपका जो ऑपरेशन है वो सिमेट्रिकल फेस मिलिंग है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू 0 रख देना। अगर आपका जो ऑपरेशन है वो असिमेट्रिकल फेस मिलिंग है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो हमें यहाँ पर उसकी नॉन जीरो वैल्यू रखनी है। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द वैल्यू ऑफ द कंपल्सरी अप्रोच फॉर असिमेट्रिकल, द वैल्यू ऑफ द कंपल्सरी अप्रोच फॉर असिमेट्रिकल। तो यहां तक आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है सिमेट्रिकल के लिए और दूसरा फॉर्मूला आपको किसके लिए याद रखना है, असिमेट्रिकल के लिए रखना है। किसके लिए रखना है, बिल्कुल सर असिमेट्रिकल के लिए रखना है, ये हमें याद करना है। ये दो फॉर्मूले अभी तक हमने मिलिंग में पढ़े हैं, ये हमें क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ये दो फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, ये एक ही फॉर्मूला है जिसमें y की वैल्यू में चेंज है। अगर आप सिमेट्रिकल लोगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर आप असिमेट्रिकल लोगे तो y क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व होंगे, इससे क्या सोल्व होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व होंगे विद इन सेकेंड। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे सॉरी, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कम टू द मशीनिंग टाइम। व्हाट इज द मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर एंड मिल कटर। तो मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताएंगे, मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला होता है सर LE डिवाइड बाय FN। हाँ बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज में आने वाला है, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज में आने वाला है। तो देखो क्या फॉर्मूला है, TM इक्वल्स टू मशीनिंग टाइम इक्वल्स टू LE डिवाइड बाय FN, LE डिवाइड बाय FN एंड द वैल्यू ऑफ द F विल बी इक्वल्स टू FM इंटू Z। वी कैन राइट इट एज ए FM मत लिखिए, यहाँ दोनों M हो जाएगा तो यहाँ T लिखिए, क्या लिखिए, T लिखिए। द वैल्यू ऑफ द F विल बी इक्वल्स टू FT इंटू Z, FT इंटू Z। तो आपका मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू LE डिवाइड बाय FT इंटू Z इंटू N, FT इंटू Z इंटू N। यहां पर ये दो न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है, एक तो हुआ है Z और एक हुआ है FT, एक तो हुआ है Z और एक क्या हुआ है FT। So what will be the value of the FT? What do you mean by FT? FT is the feed per tooth, feed provided per tooth. What is Z? Z is number of tooth. Z is number of tooth. What will be the unit of the feed per tooth? It will be mm per tooth. And what will be Z? Z equals to number of tooth and the unit of this will be equals to tooth per revolution, tooth per revolution। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी यूनिट्स क्या आएगी, FT की यूनिट क्या है, mm पर tooth मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टीथ, tooth पर revolution। So tooth to tooth will be cancel out and the unit will be in mm per revolution। सर आपने ये फॉर्मूला क्यों बताया, सिंपल F क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो आपका मिलिंग होता है उसमें जो आपका टूल यूज में आ रहा है वो क्या है, मिलिंग का जो टूल है वो क्या है बताएंगे, मल्टी पॉइंट टूल है। क्या है, मल्टी पॉइंट टूल। तो इसमें क्या होगा, एक साथ नंबर ऑफ कटिंग एजेस होंगी, वो कटिंग में इन्वॉल्व होगी, एक साथ नंबर ऑफ कटिंग एजेस होंगे वो किसमें होंगी, कटिंग में इन्वॉल्व होगी। इसलिए आपका यहां पर फॉर्मूला जरा सा चेंज हो जाएगा और आपको मिलिंग के लिए इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। आपको मिलिंग के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा फीड पर टूथ इज दिस, पर टूथ फीड गिवन होगी, पर टूथ क्या गिवन होगी, फीड गिवन होगी। नंबर ऑफ टीथ गिवन होंगे, 5 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, कितने हैं, और आरपीएम आपको गिवन होगा। क्या गिवन होगा, आरपीएम गिवन होगा। अगर आरपीएम गिवन नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ V into 1000 डिवाइड बाय पाई डी, V into 1000 डिवाइड बाय
पाई डी। तो एन की वैल्यू हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एन की वैल्यू आपने अब तक बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हो। दिक्कत यहाँ आ रही है सिर्फ एफ टी और जेड में। तो एफ टी को आपको याद रखना है, इट इज द फीड प्रोवाइडेड पर टूथ, mm पर टूथ, एंड जेड इज द नंबर ऑफ टूथ पर रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ टूथ पर रेवोल्यूशन। सो टूथ पर रेवोल्यूशन, टूथ पर रेवोल्यूशन। तो यहां तक आप मशीनिंग टाइम का ये नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, इसको भी आपको याद रखना है। फॉर्मूले में बस जरा सा चेंज है, एफ की जगह सिर्फ आया एफ टी इंटू जेड, एफ की जगह क्या है एफ टी इंटू जेड आया। यहां तक सर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहां सर कोई भी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। द स्पेशल केस ऑफ द एंड मिल कटर व्हेन इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्लॉट। ये स्पेशल केस आपको करना है क्योंकि अब मैंने इतना बता चुका हूं, यह स्पेशल केस आप खुद कर सकते हो। इस स्पेशल केस को करने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं बस डायग्राम बनाऊंगा और आप मुझे बता देंगे कि सर इसमें कंपलसरी अप्रोच की वैल्यू ये होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द स्पेशल केस, नेक्स्ट इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या हो रहा है, वी आर प्रोड्यूसिंग स्लॉट विद द हेल्प ऑफ एंड मिल कटर, वी आर प्रोड्यूसिंग ए स्लॉट विद द हेल्प ऑफ एंड मिल कटर। हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्लॉट को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एंड मिल कटर। स्लॉट हम कहां प्रोड्यूस करेंगे, एक वर्क पीस में प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज योर वर्क पीस, एंड हम यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं स्लॉट, दिस इज द स्लॉट। और इस स्लॉट को प्रोड्यूस करने के लिए किस डायमीटर का चाहिएगा आपको, वो चाहिएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी, दैट विल बी इक्वल्स टू डी। सो दिस इज द स्लॉट, दिस इज द स्लॉट। यहां तक सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, हाँ ऐसे ही होगा, ठीक है। सो दिस इज द स्लॉट, दिस इज द स्लॉट। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर कंपलसरी अप्रोच कितना होगा, बताइए। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि यहां पर कंपलसरी अप्रोच की वैल्यू क्या होगी। जब हम एंड मिल कटर की हेल्प से स्लॉट प्रोड्यूस करेंगे तो कंपलसरी अप्रोच की वैल्यू क्या होगी, बताइए। कि किस कंडीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो स्लॉट की विड्थ है वो आपके एंड मिल कटर के नीचे आ जाएगी, बताइए। सर द वैल्यू ऑफ द कंपलसरी अप्रोच विल बी इक्वल्स टू d/2, the value of the compulsory approach will be equals to d/2. very good. The value for compulsory approach for producing slot with the help of the end mill cutter is d/2. end mill cutter is d/2. आपको ये याद रखना है, इसे बहुत ही सीरियसली ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो एंड मिल कटर है उसके लिए 3 कंपलसरी अप्रोच है, जिसमें से 2 तो एक जैसी है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो दूसरी वाली आ जाएगी। लेकिन जब हम स्लॉट प्रोड्यूस करेंगे उस कंडीशन में जिस विड्थ का हम स्लॉट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी विड्थ का हमें डायमीटर चाहिएगा, उसी विड्थ का हमें क्या चाहिएगा, डायमीटर चाहिएगा। और टूल को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा कि जो विड्थ है उसके कटर के नीचे आ जाए, तो उसको ट्रेवल करना पड़ेगा d/2 डिस्टेंस। कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, d/2 डिस्टेंस। आपके टूल को इतना आगे आने पड़ेगा ऐसे, दिस इज योर सेंटर, दिस इज द विड्थ ऑफ द स्लॉट। तो आपके टूल को कितना आगे आना पड़ा, टूल को आपके आगे आना पड़ा d/2, टूल को आपके आगे आना पड़ा, यहां से देख लो चाहे d/2 आना पड़ा। सो दिस इज d/2 एंड दिस d/2 इज द कंपलसरी अप्रोच फॉर प्रोड्यूसिंग स्लॉट विद द हेल्प ऑफ द एंड मिल कटर। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा यहाँ एंड मिल कटर का जितना भी एनालिटिकल एनालिसिस होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज योर पेरिफेरिकल मिल कटर, नेक्स्ट इज योर पेरिफेरिकल मिल कटर। क्लियर है, पेरिफेरिकल मिल कटर। सो नेक्स्ट इज योर सेकंड नंबर, पेरिफेरिकल मिल कटर। अब मुझे एक बात बताओ कि कटर के किस पार्ट से मिलिंग होगी, इस नाम में ही छुपा है। कटर की किस सरफेस से मिलिंग होने वाली है, एंड सरफेस से या फिर पेरिफेरिकल सरफेस से। पेरिफेरिकल ऊपर वाली सरफेस से,
इस कंडीशन में क्या होगा, देखो इस कंडीशन में अगर हमें लेयर ऑफ मटेरियल रिमूव करना है, लेयर ऑफ मटेरियल रिमूव करना है तो क्या होगा देखेंगे। इस कंडीशन में जो हमें लेयर रिमूव करना है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए हमें पेरीफेरी को यूज में लेना पड़ेगा। किसको यूज में लेना पड़ेगा, पेरीफेरी को, पेरीफेरी ऑफ द मिल कटर। कैसे होगा, दिस इज योर मिलिंग कटर, दिस इज योर मिल कटर। अब क्या होगा, ये यहां से ऐसे रोटेट करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा, यहां से ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। तो क्या होगा, इस कंडीशन में ये वाला लेयर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये वाला लेयर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर हम सिंपल कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। तो ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है जिसमें आपको समझ आ सकता है कि जो आपका मिलिंग कटर होगा इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा और इस डायरेक्शन में रोटेट करते हुए आपके वर्कपीस के सरफेस के ऊपर से होता हुआ जाएगा। तो इसकी जो ये पेरीफेरी है, इसकी जो पेरीफेरी है, ये मटेरियल रिमूव कर रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं पेरीफेरिकल मिल कटर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पेरीफेरिकल मिल कटर। देखिए देखिए इसको ध्यान से देखिए, आपका अगर ये जो वर्कपीस है तो इस वर्कपीस के ऊपर ये ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता हुआ होता जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जो आपका ये रोटेट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है या वर्टिकल डायरेक्शन में। आपका जो मिलिंग कटर ये रोटेट कर रहा है, ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, सर ये कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट करने के कारण इसकी जो स्पिंडल होगी वो क्या होगी, उसकी होगी सर हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होगी। कैसे स्पिंडल होगी सर, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल होगी। अगर आपकी मशीन में हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है तो मिलिंग मशीन कौन सी होगी, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, दैट विल बी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। वेरी गुड सर। क्वेश्चन आपसे ये आता है कि पेरीफेरिकल मिल कटर को आप कौन सी मिलिंग मशीन में यूज में लेते हो, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। कौन सी में लेते हो, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन में लेते हो। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ कम टू द टाइप ऑफ द पेरीफेरिकल मिल कटर में हम किस तरीके से मशीनिंग कर सकते हैं। जो मशीनिंग होगी, जो आपका मिलिंग मशीन ऑपरेशन होगा वो पेरीफेरिकल कटर में दो टाइप से हो सकता है। कितने टाइप से हो सकता है, दो टाइप से हो सकता है। द मिलिंग ऑपरेशन विच कैन बी कैरिड विद द हेल्प ऑफ द पेरीफेरिकल मिल कटर आर टू टाइप्स। यह आपने पढ़ा है कॉलेज में, बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं। दैट इज अप मिलिंग, that is up milling and second one is the, बोलेंगे मेरे साथ सर, डाउन मिलिंग। सेकेंड वन इज द डाउन मिलिंग। पहला है आपका अप मिलिंग और दूसरा क्या है आपका डाउन मिलिंग। अप मिलिंग का मतलब है चिप्स को ऊपर उछालना, याद रखने का तरीका है, चिप्स को क्या करना, ऊपर उछालना। और डाउन मिलिंग का मतलब क्या है, चिप्स को नीचे की तरफ भेजना। कहां भेजना, चिप्स को नीचे की तरफ भेजना। तो देखो इसको समझने की कोशिश करो। आपका जो मिलिंग कटर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज योर मिलिंग कटर, ठीक है, जिसको हम होल्ड करेंगे आर्बर में। किस में होल्ड करेंगे, आर्बर में। तो जो टीथ होंगे मिलिंग कटर के वो देखो कैसे होंगे, जो टीथ है मिलिंग कटर के वो देखेंगे कैसे हैं। दिस इज योर टीथ ऑफ मिलिंग कटर, दिस इज योर टीथ ऑफ मिलिंग कटर। देखेंगे, ध्यान से देखेंगे इसको, दिस इज द टीथ। ध्यान से, अगर हमने इसको समझ लिया तो आपको थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। इस डायग्राम को हमें ध्यान से देखना है। डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे छुपा हुआ वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम को ध्यान से देखना। दिस इज योर मिलिंग कटर, ठीक है। ये थोड़ा इस डायरेक्शन में नहीं होता है, ये ऐसे होता है। दिस इज योर मिलिंग कटर, ठीक है। ये जो आपका मिलिंग कटर है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और जो आपका वर्कपीस है वो इस तरीके से है, आपका जो वर्कपीस होगा वो इस तरीके से होगा। दिस इज योर वर्कपीस, दिस इज योर वर्कपीस। हाँ सर, बिल्कुल समझ आ चुका है। दिस इज योर वर्कपीस, क्लियर है। तो जब इनिशियली जब आपका आर्बर इस डायरेक्शन में घूमते हुए वर्कपीस के यहाँ कांटेक्ट में आएगा तो उस कंडीशन में हम अप मिलिंग में देखेंगे कि आपका वर्कपीस
और आपका जो कटर घूम रहा है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन किस में होगी? अप मिलिंग में होगी। अपोजिट डायरेक्शन किस में होगी? अप मिलिंग में होगी। यहां मुझे बताओ कैसी होगी फिर? यहां सर यहां होगी सेम डायरेक्शन। अप मिलिंग में अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो यहां कैसी होगी? सेम डायरेक्शन होगी। बस ऐसे ही कंपेयर करते हुए चलना है। और सेम डायरेक्शन होगी तो देखो कैसे नजर आएगा। सेम डायरेक्शन होगी तो सर ये होगा हमारा आर्बर, और आर्बर पे हो गए हमारे मिलिंग कटर। दिस इज योर मिलिंग कटर। मिलिंग कटर देखो, मिलिंग कटर, दिस इज योर मिलिंग कटर, दिस इज द कटिंग एज, दिस इज द कटिंग एज। ठीक है, यहां मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। दिस इज योर मिलिंग कटर। ठीक है, यहां पर ही आपका एक कटर है, यहां पर भी आपका एक कटर है। ठीक है, सो दीज आर इनफ। अब यहां पर होगा आपका वर्क पीस लाइक दैट। ये है आपका वर्क पीस। आपका कटर रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में और आपका वर्क पीस भी जा रहा है इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन का पता चल गया? हाँ बिल्कुल पता चल गया सर। यहां पर देखो चिप्स इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, और यहां पे जो चिप्स प्रोड्यूस होगी वो देखो इस तरीके से हो रही है। ऐसे क्यों हो रही है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए पहले इसको देखते हैं। पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं? डायरेक्शन की। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। इसमें दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सरफेस फिनिश की। किसकी? सरफेस फिनिश की। तो जो आपका अप मिलिंग होगा, अप मिलिंग, उसमें जो सरफेस फिनिश प्रोड्यूस होगी दैट विल बी पुअर, दैट विल बी पुअर। और पुअर क्यों होगी? क्योंकि यहां पर टूल का वियर ज्यादा है। यहां पर जो टूल है उसका वियर क्या है? ज्यादा है। और टूल वियर ज्यादा होने से क्या होगा? जो आपकी सरफेस फिनिश होगी, जो सरफेस फिनिशिंग होगी वो पुअर होगी। कैसी होगी? पुअर होगी। यहां अगर हम बात करते हैं, यहां पर टूल वियर कम है, यहां पर वियर क्या है? टूल का कम है। और सरफेस फिनिश कैसी होगी? सरफेस फिनिश गुड होगी एज कंपेयर टू द अप मिलिंग। यहां तो कोई दिक्कत? सर ऐसा क्यों हो रहा है? अब मैं वो बताता हूं। अब ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को। जब आपका आर्बर रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, जब आपका आर्बर इस रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो सबसे पहले डेप्थ ऑफ कट ये लगाएगा यहां। सबसे पहले डेप्थ ऑफ कट कहां लगाएगा? यहां। तो जब ये डेप्थ ऑफ कट यहां लगाएगा तो प्रोड्यूस होने वाली चिप की जो यहाँ थिकनेस होगी वो कम होगी। अब जैसे ही आपका वर्कपीस ऐसे इस तरफ आ गया, जैसे आपका वर्कपीस इस तरफ आ गया तो वो क्या करेगा? डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करेगा। और डेप्थ ऑफ कट को इंक्रीज करने के कारण जो चिप्स की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। चिप्स की थिकनेस होगी वो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे के कारण क्या होगा? जो आपकी चिप थिकनेस होगी, जो आपकी चिप थिकनेस होगी, मैं बात करता हूं स्टार्ट और एंड की। दिस इज योर स्टार्ट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज बी डैश। अगर हम बात करते हैं स्टार्ट में, तो यहाँ जो चिप थिकनेस होगी यहाँ स्टार्टिंग में मिनिमम होगी और एंड में क्या होगी? मैक्सिमम। मतलब यहाँ पर चिप थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर चिप थिकनेस कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। चिप थिकनेस क्या है? वेरिएबल है। वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में लाई करती है। उसकी एक मिनिमम वैल्यू होगी, उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उन दोनों के बीच में वो लाई करेगी। पहली चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर? 0 हो सकती है। 0 से कम थोड़ी ना होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 0 हो सकती है। नाउ लेट्स कम टू द दिस पॉइंट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो कटर होगा वो पहले थोड़ा दूर तक डेप्थ ऑफ कट दे देगा। दे दिया। आपके कटर ने क्या किया है? थोड़ा डिस्टेंस तक डेप्थ ऑफ कट दिया है। अब जैसे ही आगे बढ़ेगा मटेरियल रिमूव करने के लिए, आपका वर्कपीस आगे बढ़ जाएगा पहले ही। जैसे ही और डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करना चाहेगा, आपका वर्कपीस थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। ये उतना डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, कम करेगा। फिर और वर्कपीस आगे बढ़ गया, कम करेगा, और वर्कपीस आगे बढ़ गया, कम करेगा। तो इस कंडीशन में जो चिप थिकनेस होगी, अगर मैं उसकी बात करता हूं, तो इस कंडीशन में जो चिप थिकनेस होगी, स्टार्ट और एंड की बात करता हूं, स्टार्ट और एंड में,
इनिशियली जो चिप थिकनेस होगी दैट विल बी मैक्सिमम, और एंड में क्या होगी, मिनिमम। एंड में क्या होगी, मिनिमम होगी। अब बात करते हैं सर क्लैंपिंग की, किसकी, क्लैंपिंग की। क्लैंपिंग का मतलब है कि ये जो आपका वर्कपीस होगा ये टेबल पर होगा। अब एक बात बताइए मुझे, ये आपका जो टूल है इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो कहने का मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, तभी तो आप कह रहे हैं ऐसे रोटेट कर रहा है। तो ऐसे रोटेट ये क्या कर रहा है, चिप को उछाल रहा है ऊपर की तरफ। किसको उछाल रहा है, चिप को उछाल रहा है। तो अगर ये चिप को उछाल रहा है तो अगर डेप्थ ऑफ कट ज्यादा दे दिया तो ये वर्कपीस को भी ऊपर की तरफ उछाल सकता है, ये वर्कपीस को भी ऊपर की तरफ क्या कर सकता है, मूव करवा सकता है टुवर्ड्स द अपर साइड। ये वर्कपीस को क्या कर सकता है, आपके टेबल से दूर ले जा सकता है, टेबल से दूर ले जा सकता है। मतलब ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है टेबल से वर्कपीस को उखाड़ने के लिए। तो यहां पर क्या दिक्कत हो रही है, हम क्या करेंगे, यहां पर क्लैंपिंग फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्लैंपिंग फोर्स। हम बहुत ज्यादा क्लैंप लगा देंगे। उस क्लैंप लगाने से क्या होगा, उसके क्लैंप लगाने से होगा कि जो आपका जो ये फोर्स लगा रहा है इस वर्कपीस और टेबल को दूर करने के लिए, वो क्या हो जाएगा, कम। वो क्या हो जाएगा, कम। आपके वर्कपीस और जो टेबल है उनके बीच में सेपरेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अप मिलिंग की क्या टेंडेंसी होती है, टू लिफ्ट द वर्कपीस, टू लिफ्ट द वर्कपीस अवे फ्रॉम द टेबल, टू लिफ्ट द वर्कपीस अवे फ्रॉम द टेबल। लेकिन यहां क्या टेंडेंसी होती है, टू पुश द वर्कपीस, टू पुश द वर्कपीस टुवर्ड्स द टेबल। अगर ये वर्कपीस को टेबल की ओर पुश कर रहा है तो क्या यहां ज्यादा क्लैंपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं सर, यहां पर बिल्कुल कम क्लैंपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर बिल्कुल कम क्लैंपिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन बिटवीन द अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग, कंपैरिजन बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। पहला क्या क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि द डायरेक्शन ऑफ द वर्कपीस एंड द टूल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे। और डायरेक्शन मैंने बता दिया है कि अप मिलिंग में दोनों की अपोजिट और डाउन मिलिंग में दोनों की सेम होगी। सर वेरी गुड, यहां तक हमने समझ लिया है, ये तो डायग्राम देखने से भी पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि टूल वियर ज्यादा किस में होता है, अप मिलिंग में होता है, और टूल वियर कम किस में होता है, डाउन मिलिंग में होता है। ये भी सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसमें टूल वियर ज्यादा है तो इसमें टूल वियर होगा तो टूल खराब हो जाएगा, और टूल खराब होने के कारण सरफेस फिनिश भी क्या हो जाएगी, इसमें पुअर हो जाएगी। और अगर इसमें टूल वियर कम है तो टूल वियर कम होगा तो टूल की ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, और ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी तो सरफेस फिनिश भी डिक्रीज नहीं होगी, वो सरफेस फिनिश होगी एज कंपेयर टू अप मिलिंग गुड और बेटर, it will be better. So now let's come to the next question, that the chip thickness. Chip thickness is varies from minimum to maximum value, minimum to maximum value, but in this case chip thickness is varying from maximum to minimum value, maximum to minimum value. तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां पर कहां आ रहा है, यहां पर ये जा रहा है मिनिमम से मैक्सिमम, और यहां पर कहां जा रहा है, मैक्सिमम से मिनिमम, दोनों अपोजिट है बिल्कुल। यहां पर ये वर्कपीस को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग की रिक्वायरमेंट है। यहां पर ये वर्कपीस को पुश कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां से बाहर कभी भी अप मिलिंग और डाउन मिलिंग में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम चिप थिकनेस, विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम चिप थिकनेस। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पेरिफेरिकल मिलिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पेरिफेरिकल मिलिंग। और पेरिफेरिकल मिलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो मिनिमम चिप थिकनेस हो सकती है, उस मिनिमम चिप थिकनेस का वैल्यू होता है 0। द वैल्यू ऑफ मिनिमम चिप थिकनेस इज 0। दिस इज चिप थिकनेस, नॉट द टाइम, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम चिप थिकनेस। क्योंकि कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे थिकनेस और टाइम में, तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं दिस इज द मिनिमम चिप थिकनेस। नाउ कम टू द मैक्सिमम चिप थिकनेस, नाउ कम टू द मैक्सिमम चिप थिकनेस, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम चिप थिकनेस। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सर, बस वो फॉर्मूला हमें बता दीजिए। आपको इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज 2fm डिवाइड बाय n z अंडर रूट ऑफ d डिवाइड बाय स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D। 2fm डिवाइड बाय n z डिवाइड बाय n z, ये z आ गया ना,
जो हमने अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले, अंडर रूट ऑफ स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। अब ये टर्म्स क्या है सर, ये हमें बताइए। जो आपका ये जो एफ एम है, जो आपका ये एफ एम है, ये है आपका टेबल स्पीड। ये क्या आपका टेबल स्पीड है। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपका टेबल स्पीड होगा, इसकी यूनिट किस में होगी? इसकी जो यूनिट होगी वो होगी mm पर मिनट में। इसकी यूनिट किस में होगी? mm पर मिनट में। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको फंसाने के लिए लिख सकता है टेबल स्पीड की जगह टेबल को फीड कितनी प्रोवाइड की जा रही है, उसकी यूनिट भी वो आपको mm पर मिनट में ही देगा। नाम लिख देगा फीड, लेकिन यूनिट किस में दे देगा वो आपको? mm पर मिनट में। ये फीड ही है। फीड की यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट में भी हो सकती है, रेवोल्यूशन पर मिनट में भी हो सकती है कि हमने कितना mm दिया है पर रेवोल्यूशन में, हमने कितना mm दिया है पर रेवोल्यूशन में। जो फीड की यूनिट है वो रेवोल्यूशन में भी हो सकती है, रेवोल्यूशन पर मिनट वाली यूनिट में भी हो सकती है, जिसमें हम n का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो फीड की यूनिट है ये mm पर मिनट में भी हो सकती है। अगर हम रेवोल्यूशन पर मिनट को mm पर मिनट, mm पर रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा mm पर मिनट। अरे ये हमने पढ़ा है, आपका भूल क्यों जाते हो कि जो mm पर रेवोल्यूशन होगा उसको रेवोल्यूशन पर मिनट में हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी फीड। और इसकी यूनिट किस में होगी? mm पर मिनट। ये आपकी फॉर्मूला शीट में है, याद करो ना यार, भूल क्यों जाते हो? व्हाट इज mm पर रेवोल्यूशन? इट इज द फीड। एंड व्हाट इज रेवोल्यूशन पर मिनट? इट इज n। f इंटू एन भी क्या होता है? टेबल स्पीड। f इंटू एन क्या होता है? टेबल स्पीड या फिर टेबल फीड। देखो ना फॉर्मूला शीट, उसमें लिखाया है ये। आप भूलने मत कीजिए, जो चीजें हम लिखा चुके हैं आप ऐसा मत कीजिए कि हम उसको उसी में भी बार बार उलझे रहे। तो जो हम लिखा चुके हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे याद जरूर करेंगे। आप उसे प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर। n आपको पता है, z पता है, हम आते हैं d पर। d इज डेप्थ ऑफ कट। d इज डेप्थ ऑफ कट की हमने डेप्थ ऑफ कट कितना प्रोवाइड किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कैपिटल D। कैपिटल D इज व्हाट? कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ कटर। कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ द कटर। हाँ सर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द T मैक्सिमम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द T मैक्सिमम। अगर हम बात करते हैं सर एवरेज वैल्यू की, क्या आप एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। एवरेज वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द टू नंबर्स? दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b बाय 2। a plus b by 2. So what will be the average chip thickness? The average chip thickness will be equals to T maximum plus T minimum divided by 2. But here the value of the T minimum is 0. This is the point. Student कहाँ confuse होते हैं वो बताने वाला हूँ। वो ध्यान रखना कि value of the T average will be equals to T maximum divided by 2 and this will be equals to Fm divided by NZ under root of D divided by capital D. स्टूडेंट यही तो कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों एक से लगते हैं और भूल जाते हैं सर 2 किस में लगाना है, सर 2 किस में लगाना है ये भूल जाते हैं। तो आप सिर्फ मैक्सिमम का फॉर्मूला याद रखो, एवरेज निकालेंगे तब हम कर देंगे। एवरेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, टी मैक्सिमम प्लस टी मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो पहले टी मैक्सिमम निकालो, टी मिनिमम आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, उनका एवरेज ले लो तो आपको टी एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। दोनों फॉर्मूला एक साथ याद रखना तो इट्स माय गारंटी कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिर्फ हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द टी मैक्सिमम एंड इट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा ये 2fm डिवाइड बाय nz इनटू अंडर रूट ऑफ स्मॉल d डिवाइड बाय कैपिटल D। नेक्स्ट फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला शीट, नेक्स्ट फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला शीट। और उसके बाद इस फॉर्मूले को लिखने के बाद आपको ये फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू ऑफ द टी एवरेज, ये फॉर्मूला भी लिखना है। 3 फॉर्मूले आपको लिखने हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला एंड दिस इज द थर्ड फॉर्मूला। इन फॉर्मूला को लिख लीजिए, रिपीट कर देता हूं मैं। सेकंड फॉर्मूला क्या है? इट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम चिप थिकनेस 2fm डिवाइड बाय nz इनटू अंडर रूट d डिवाइड बाय d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fm? fm इज द टेबल फीड या फिर टेबल स्पीड, यूनिट विल बी इन mm पर मिनट। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल d? इट इज द डेप्थ ऑफ कट एंड इट विल बी इन द mm। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द t एवरेज? इट विल बी इक्वल्स टू t मैक्सिमम प्लस t मिनिमम डिवाइड बाय 2। T maximum plus T minimum divided by 2 and the value of the T minimum is 0। रखो ये तीनों फॉर्मूले, आप जल्दी से जल्दी इसको लिख लीजिए। अभी हम एक बेहतरीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा कहां से? फॉर्मूला जब ये है, इसको क्या टिपिकल कर सकता है? जब भी फॉर्मूला आपको पता है तो आपको पता है कि वो क्या पूछने वाला है, लेकिन क्वेश्चन को
टफ करने का एक ही तरीका होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड कर लो। अगर किसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए तो वो टफ हो जाएगा, 3 कर दिए तो वो टफ हो जाएगा। तो टफ क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि वो आपको आता नहीं है, टफ क्वेश्चन का ये मतलब है कि उसका जो आंसर आएगा वो 1, 2 या फिर 3 स्टेप्स में आ जाएगा, 1, 2 या फिर 3 स्टेप में आ जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू योगा कि आप किस में कंफर्टेबल है उन क्वेश्चंस को पहले करना है, टफ क्वेश्चंस को थोड़ा बाद में करना है जब आपको टाइम मिलता है, क्योंकि वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। लेकिन इनके सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं, टफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके बारे में डील करेंगे। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। और अब हम बढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर। बस एक बार फॉर्मूला वापस रिवाइज कर लो फॉर्मूला शीट से, जो भी अब तक हमने पढ़े हैं रिवाइज कर लो। जो हमने एक सिमेट्रिकल के लिए निकाला था, एसिमेट्रिकल के लिए निकाला था, और उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने निकाला था किसके लिए, उसके बाद हमने निकाला था स्लॉट प्रोड्यूस करने के लिए। किसके लिए? स्लॉट प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमने क्या निकाला? मैक्सिमम और मिनिमम थिकनेस। अभी तक हमने पेरिफेरिकल मील कटर के लिए कंपलसरी अप्रोच नहीं निकाला है, बता रहा हूं मैं अभी तक हमने पेरीफेरी मिलिंग कटर के लिए कंपलसरी अप्रोच नहीं निकाल रहा है। तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दैट विल बी बेस्ड ओनली ऑन द एंड मिल कटर, दैट विल बी बेस्ड ऑन द एंड मिल कटर। जो फॉर्मूले अब तक हमने यहाँ पढ़े ना उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड है। बस अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि उनकी वैल्यू क्या होती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, द क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग ए मिलिंग कटर हैविंग 8 teeth rotating at 150 rpm. Very good question from the examination point of view. This is the first question number 2. पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें z की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है। बहुत धीरे धीरे करेंगे। जो वैल्यू है n की वो कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 150 rpm. Very good, very nice question. If the feed per tooth is 0.1 mm, feed per tooth ft की वैल्यू गिवन है 0.1 mm पर टूथ, 0.1 mm पर टूथ। तो f की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, 8 into 0.1, it will be goes to 0.8 mm per revolution. Now come to the next point. We have to find out the value of the table speed. What will be the table speed? And it is asking the table speed in mm per minute. mm per minute. And what will be the value of the table speed? It will be equals to f into n. It will be equals to f into n. And what will the value of the f? F value is 0.8 into what will be the value of the n? It will be 150. It will be 150. It is very easy question. Point लगाइए, हटाइए, तो आंसर बता दीजिए मुझे क्या आएगा। आंसर आपका आएगा वेरी गुड 120। आपका चल रहा है ये सभी यूनिट्स mm में, तो 120 mm पर मिनट। वेरी गुड।